हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो आज देखो, ये जो सीरीज चल रही है 10 डे चैलेंज, इसका है आज तीसरा दिन। हम लोगों ने अभी तक 2 दिन में 2 चैप्टर खत्म किए हैं। पहला चैप्टर कौन सा था? रेडियो एक्टिविटी, जो लास्ट चैप्टर था। उसके बाद हम लोगों ने खत्म किया है कौन सा चैप्टर? साउंड। बेटा, जिससे गलतियां ना हो। अभी ये जो सीरीज चल रही है इसमें ऐसे दिन हमने डिसाइड किए हैं कि पहले 1-2 चैप्टर सिंपल हो, फिर एक टफ आएगा, फिर 1-2 चैप्टर सिंपल होंगे, फिर टफ आएगा, ताकि आपके पास होमवर्क करने का टाइम रहे। क्योंकि केवल मुझे नहीं पढ़ना है ना। मुझे तो पढ़ा के मैं चला गया, मेरा तो काम खत्म, मेरी वीडियो डल गई, काम खत्म हो गया। मेहनत तो आपको करनी है, पेपर आपको देना है। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में चलेंगे, एक शेड्यूल बना के चलेंगे, तो आप कम समय में ज्यादा आउटपुट गेन कर सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि रैंडमली कहीं भी चैप्टर खोला और चालू हो गए। एक स्ट्रेटजी होती है ना। इंडेक्स वाइज भी नहीं चलना है, क्योंकि तुम कुछ बच्चों को जो ज्यादा चैप्टर टफ लगते हैं उसको बीच बीच में लाएंगे, है ना, ताकि हमारे पास न्यूमेरिकल करने का भी पर्याप्त टाइम रहे, एफिशिएंट टाइम रहे, और एफिशिएंसी हमारी क्या हो, इंक्रीज होती रहे। तो आज टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है हमको। आज का थर्ड डे चैलेंज है, जिसमें तीसरा चैप्टर है हमारा कौन सा? करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग कैसे मूव करेंगे, कैसे कैसे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसकी थ्योरी कराएंगे, फिर उसके बाद उसी पे असाइनमेंट करा देंगे, और उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर भी है इसी में, तो वो वाला पार्ट भी कंप्लीट कराते हुए हम लोग इस एंड वीडियो को एंड करेंगे। तो कोशिश रहेगी कि बहुत लंबी वीडियो ना हो, लेकिन बहुत छोटी भी नहीं होगी, क्योंकि न्यूमेरिकल टॉपिक है ये, और न्यूमेरिकल अगर समझ में आ रहा है तब तो जल्दी हो जाएगा। लेकिन मैं तो ये एज्यूम करके चल रहा हूं ना कि यहाँ पे मेरा जो भी बच्चा देखने आ रहा है उसको कुछ भी नहीं आता है, तब भी अगर वो वीडियो देख रहा है तो वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पेपर में क्या करे, अटेम्प्ट कर ले, तब तो मजा है ना। मैं यहाँ पे अगर ये सोचूं कि नहीं बच्चा टॉपर है, तो ये सोच रहा होगा, ये सोच रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूँ मेरे सामने कोई भी बच्चा नहीं है। तो जब कोई भी नहीं है तो जीरो है, और हम भी जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे पास भी बहुत बड़ा सब्सक्राइबर बेस नहीं है, तो ये ना सोचा करो कि अभी वीडियो में व्यू कम है तो कंटेंट अच्छा नहीं होगा। शुरुआत तो करनी है कहीं ना कहीं से। तो आज से शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 3, थर्ड डे चैलेंज। ठीक है, तीसरा दिन है आज हमारा। चलो स्टार्ट करते हैं अब। तो सबसे पहले जो टॉपिक आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसकी डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखो क्या है यहां पे। अब अगर हम बात करेंगे तो देखो यहां पे आई का फॉर्मूला, ठीक है, यहां पे जो आई का फॉर्मूला है बच्चे, वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा Q/T। ठीक है, तो यहां पे एक हो गया फॉर्मूला Q इक्वल टू आई टी। दूसरा फॉर्मूला जो हुआ वो क्या हो गया? Q इक्वल टू N इंटू ई। एन क्या होता है? यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहां से अगर हम दोनों को मिला देंगे तो एन इक्वल टू क्या बन जाएगा? आई टी बन जाएगा। तो केवल इतना लिखा हुआ है। अब इलेक्ट्रिक करंट डिफाइन कैसे होती है? तो ये क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। आई की वैल्यू हो गई Q/T। Q हमारा क्या है? चार्ज। चार्ज की यूनिट क्या होगी बेटा? चार्ज की यूनिट हो जाती है कूलम। टाइम की हो गई सेकंड, तो कूलम पर सेकंड हो गई। इसी की जो साइंटिस्ट का नाम था वो क्या था? एम्पियर। तो इन्होंने अपने नाम पे एक यूनिट बना दी। कहने को होता है कि नाम में क्या रखा है, लेकिन इसके नीचे भी जिसने ये कोड दिया था उसने अपना नाम लिख रखा था। तो हर साइंटिस्ट क्या करता था, अपने जो भी वो कुछ बनाता था या कुछ ऑब्जर्वेशन करता था, तो उसमें अपनी यूनिट अपने नाम के हिसाब से लिख लेता था। ठीक है, तुम लोग भी अच्छा कुछ करोगे जिंदगी में तो तुम्हारे नाम के आगे लिख देना अपने नाम। ठीक है, फिर उसके बाद देखो आता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? अगर हम किसी भी, जैसे मान लो ए पॉइंट है, यहाँ पे ये बी पॉइंट है, अगर हम किसी भी पॉजिटिव चार्ज को ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट तक ला रहे हैं, ठीक है, तो जितना भी वर्क डन होता है वही हमारा क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो डेफिनेशन देख लो, लिखा हुआ है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना भी हमारा वर्क डन होता है वही हमारा क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। इसका फॉर्मूला होता है V इक्वल टू W/Q। ठीक है, V इक्वल टू क्या होता है? W/Q होता है। ये कैसी क्वांटिटी है? ये स्केलर क्वांटिटी है। इसकी यूनिट क्या होती है बेटा? वोल्ट होती है। और नापा कैसे जाता है? वोल्ट मीटर से नापा जाता है। ठीक है, तीन हमारे पास एपरेटस हैं,
पहला होता है वोल्ट मीटर, दूसरा होता है एमीटर, तीसरा होता है गैल्वेनोमीटर। तो अब वो अभी धीरे धीरे आएगा तो बता दिया जाएगा। रेजिस्टेंस के लिए, वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए क्या होता है, रियोस्टैट होता है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद आता है 1 वोल्ट की डेफिनेशन बतानी है। तो देखो कभी भी अगर 1 वोल्ट की, 1 एम्पियर की डेफिनेशन बतानी हो तो फॉर्मूले से आया करो। डेल्टा वी का फॉर्मूला क्या था, W/Q0। और अभी अभी डेफिनेशन क्या बताई गई कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जितना भी वर्क डन करना पड़े। तो बताओ अगर हमें 1 वोल्ट लाना है तो हम W भी 1 कर दें और Q भी 1 कर दें। इसका मतलब हम किस चार्ज को लेकर के आए, यूनिट चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर के आए। और अगर हमें लाने में कितना वर्क करना पड़े, 1 जूल वर्क करना पड़े, तो वही हमारा क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हो जाती है, 1 वोल्ट हो जाता है। तो देखो क्या है लिखा हुआ है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के बीच होगा। तो कब होता है 1 वोल्ट, इफ द वर्क डन इन मूविंग अ 1 कूलम। कहा था ना मैंने, Q की वैल्यू कितनी करनी है, 1 कूलम करनी है, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है, तब जो वर्क डन होगा वो कितना हो जाएगा, 1 जूल हो जाएगा। क्लियर है इतना। फिर बात आती है रेजिस्टेंस क्या होगा। तो बेटा जब एक जगह से दूसरी, जैसे मान लो कंडक्टर है, ये यहाँ पे कंडक्टर है, L लेंथ का है, तो होता क्या है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फ्लो कर रहे होते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ चलते हैं तो रास्ते में क्या होते हैं, रुकावटें आती हैं, है ना। कोई भी इंसान चलेगा तो रास्ते में क्या होंगी, रुकावटें आएंगी। तो ये जो होते हैं ये ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जैसे तुम पढ़ते हो तो तुम्हारे पढ़ने में भी क्या होता है, बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शन है, जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है ना, स्नैपचैट है। तो ये सारे के सारे क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन है। उसके बाद घर के भी कुछ काम हो जाते हैं कभी कभी, तो घर के काम तो कम होते हैं, है ना, जो दिमाग में चलता है उससे ऑब्स्ट्रक्शन होता है। तो जो तुम्हारे में हुए वो सारे के सारे क्या है, वो ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं, तभी तो तुम साल भर नहीं पढ़ पाते हो, तभी तो तुम आए हो 1 शॉट देखने। क्लियर है कि नहीं। ऑफेंड मत होना बेटा, बीच बीच में हम कमेंट ही मारते हैं, ठीक है, हम सच बोलते हैं, मतलब कमेंट वो लगने लगता है, फील होने लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट बाय अ कंडक्टर, ठीक है, इज कॉल्ड इट्स रेजिस्टेंस। बात समझ में आ रही है। अब बात आती है भाई कॉज क्या होता है रेजिस्टेंस का। तो कॉज समझते हैं इसको, यहां तक समझ में आया एक एक पॉइंट, कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो फिर देखते हैं इसको। तो देखो यहां पे जैसे हम कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर में क्या होता है कि ये मान लो कंडक्टर है, ठीक। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन है, तो जब यहां पे बैटरी कनेक्ट नहीं होती, अभी मान लो बैटरी कनेक्ट नहीं है, तो कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा होता है, कोई उधर जा रहा होता है, कोई इधर आ रहा होता है। तो उस समय नेट वेलोसिटी कितनी होती है, 0 होती है। जैसे हम बात करें तो भाई लंच पीरियड में तुम लोग क्या करते हो, बातें करते रहते हो, कोई लंच कर रहा होता है, तो उस समय कोई नॉलेज तो आ नहीं रही होती। लेकिन मान लो लंच पीरियड खत्म हुआ, अब जब लंच पीरियड खत्म हुआ तो टीचर आए, टीचर का मतलब यहाँ पे हो गया बैटरी, ये बैटरी यहाँ पे कनेक्ट हो गई, ये था प्लस, ये था माइनस, ये था प्लस, ये था माइनस। अब बताओ इलेक्ट्रॉनों का नेचर क्या होता है बेटा, निगेटिव होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करते हैं तो प्लस से माइनस अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो करती है, करंट फ्लो करती है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनों के फ्लो करने की अपोजिट डायरेक्शन में चलती है करंट। लेकिन क्या सोचते हो इलेक्ट्रॉन इतने इजीली फ्लो कर लेता होगा, भाई कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होते होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी तो होंगे, उनसे भी तो कोलिजन होगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ चलने की कोशिश करता है तो यहाँ पे किसी से टकरा जाता है, टकराता है तो कोलिजन होता है, कोलिजन होता है तो उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। तो बताओ वहां से वहां तक आने में रेजिस्टेंस तो प्रोड्यूस होता है ना, तो वही चीज है यहाँ पे। तो अब इसको बुकिश लैंग्वेज में एक बार देख लेते हैं, क्या कह रहे हैं भाई, कह रहे हैं व्हेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यही इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही, आर फ्लोइंग इनसाइड द कंडक्टर, दे सफर फ्रॉम सक्सेसिव कोलिजन फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रॉन्स एंड फिक्स्ड पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है इतना। Thus, these successive collision offers obstruction in the flow of electrons constituting the current. This is the cause of resistance. ये resistance का क्या है, मेन कॉज होता है। क्लियर है इतना।
फिर इसके बाद देखो कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो ये अभी बताते हैं। कॉज समझ में आया, कॉज इंपॉर्टेंट है इसलिए इस पर इतना टाइम दिया जा रहा है। जो जो क्वेश्चन में ये समझ लो हम टाइम दे रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, आए हुए हैं कहीं ना कहीं तभी दे रहे हैं इतना टाइम, नहीं तो हमको कोई वीडियो लंबी करने का और ये सोचें कि हम सब्सक्राइबर बढ़ाने का और इतना वो नहीं है। मेन टारगेट ऑडियंस होनी चाहिए। अगर हमारे में 20 व्यू आए हैं तो वो 20 व्यू देखें वहां पे, ऐसा नहीं कोई कॉमेडी चैनल है या कोई डांस करते हैं हम यहाँ पे तो आराम से बढ़ जाएंगे, ना ही कोई कंट्रोवर्सी करते हैं, आते हैं चुपचाप तुम लोगों को पढ़ा करके चले जाते हैं, क्योंकि ये उम्र तुम लोग कंट्रोवर्सी में फंसने की नहीं है, ठीक है ना। हर एक चीज का टाइम होता है। अभी 10th में हो, अभी हम तुम लोगों की लड़ाइयाँ कराते रहे कि नहीं ये चैनल अच्छा नहीं है, ये नहीं अच्छा, सारे टीचर बहुत अच्छे हैं बेटा, बहुत मेहनत करते हैं तुम लोगों के लिए। फिर आती है बात किसकी, फिर आती है बात किस पे डिपेंड करता है। तो पहला तो होता है बेटा नेचर, ठीक है। जैसे कि हम बात करें तो सबसे पहली बात क्या होती है, नेचर होता है कि तुम्हारा पढ़ने का मन भी है कि नहीं है ना। हम सोचें कि तुम्हें पढ़ रहे हैं, रेजिस्टेंस क्या क्या आ रहा है, तो सबसे पहली बात होती है हमारा मन। आज हमारा मन नहीं है तो नहीं पढ़ा पाते हम, मेरा खुद होता है कभी कभी वीडियो नहीं पढ़ा पाते, तो कंडक्टर के नेचर पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, बताओ भाई। रेजिस्टेंस जो है वो नेचर पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा। फिर बात आती है लेंथ पे, तो जैसे मान लो कि हमें यहां से यहां तक जाना है और यहां से यहां तक जाना है, तो डिस्टेंस अगर कम है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो यहां से ये होता है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एल होता है, ठीक। फिर एरिया पे, क्रॉस सेक्शन एरिया पे, तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, ए होता है। बात समझ में आई। तो यहाँ पे दो चीजों पे डिपेंड होती है। फिर बात आती है टेम्परेचर पे, तो टेम्परेचर में देखो क्या है, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, दस इंक्रीज द नंबर ऑफ कोलिजन, देयरफॉर इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाते हैं तो यहाँ पे देखो दो होते हैं एक तरीके से, जो तुम लोगों में है ज्यादातर मेटल्स होते हैं, एक होता है एलॉय, तीन मान लो एलॉय होते हैं, और एक होता है सेमीकंडक्टर, ठीक। मेटल्स के केस में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। एलॉय के केस में भी रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो ये सेमीकंडक्टर के दो एग्जांपल हैं, जर्मेनियम है और सिलिकॉन है। तो अगर मान लो क्वेश्चन घुमा देते हैं तो वैसे तो अगर मान लो कुछ भी नहीं दिया है तो तुम यही लिखोगे, लेकिन अगर उन्होंने नाम दे दिया है जर्मेनियम या सिलिकॉन का तो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे टेम्परेचर डिपेंडेंसी क्या होती है, उल्टी हो जाती है। आर अगर बढ़ाओ, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। क्लियर है इतना। तो यहां तक ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं। अब इसके बाद आता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में क्या बताया जाता है बच्चे, ओम्स लॉ में यही सारी चीजें फिर से बता दी जाती हैं कि अगर हम लोग, इंपॉर्टेंट है ओम्स लॉ, इतना याद रखना, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसमें बताया जाता है आई जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। आई प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वी होता है। तो ये चीज हमेशा याद रखनी पड़ेगी तुमको। क्लियर है इतना। अब अगर आई प्रोपोर्शनल टू वी है तो यहां से हम लोग याद क्या रखेंगे, यहां से हम लोगों को याद रखना पड़ता है वी इक्वल टू आर आई, वोल्टेज इक्वल टू आर इंटू आई। आई प्रोपोर्शनल टू वी का मतलब समझते हो भाई, जितना हम तुम्हें समझाएंगे, ठीक है, जितना पोटेंशियल तुम्हारे ऊपर लगाएंगे उतनी ही तो करंट फ्लो करेगी। मान लो हम आए और 1 घंटे आकर के तुम्हें क्या करें, बातें करते रहें तुमसे, है ना, अपनी बातें बताते रहें, अपनी कहानियां बताते रहें, तो उससे कोई मतलब थोड़ी ना होगा, करंट थोड़ी ना फ्लो करेगी, लेकिन सुनोगे तुम वही। अगर हम एजुकेशन की वीडियो बनाते हैं तो उस पर व्यू आते हैं बहुत कम, और अगर हम केवल जो है स्ट्रेटजी बनाते हैं, है ना, कि आज ऐसी स्ट्रेटजी करेंगे, आज ऐसी स्ट्रेटजी करेंगे, उस पर इतने बूम आ जाता है कि मान सबके सब स्ट्रेटजी बनाने में जुटे हुए हैं। तो भैया वो नहीं करना है। एजुकेशन वाली जो वीडियो 1 घंटे की होती है मेरी, वो देखा करो। तुम लोग देखते हो 5 मिनट में कोई आए टीचर और फूक मार दे, जैसे जैसे कि जो है मान लो तुम्हें सिलेक्शन नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, हम आए, हमने कहा लो बेटा तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा थोड़ी ना होता है यार, मेहनत करनी पड़ती है भैया, हार्ड वर्क का कोई ऑप्शन नहीं है। तो वेयर आर इज द कांस्टेंट इतना, तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू आर हो जाएगा। क्लियर है इतना। फिर उसके बाद देखते हैं क्या है। अब इसी का एक्सपेरिमेंटल है, वेरिफिकेशन है, तो देखो कैसे ओम्स लॉ का।
तो इसके लिए भैया सर्किट बना लेना, डायग्राम इसका इंपॉर्टेंट हो जाता है। डायग्राम में क्या क्या चीज़ें हैं वो हम समझा दे रहे हैं। तो अगर तुम्हारा में एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन का डायग्राम आ गया ओम्स लॉ का, तो यही चीज़ बनानी होती है, इंपॉर्टेंट भी है ये। तो देखो इसमें क्या होगा, इसमें एक तो ये सेल लगा दिया गया, रियोस्टेट लगा दिया गया। रियोस्टेट क्या होता है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। जैसे देखो पंखे में जो स्विच होता है वो हमारा क्या करते हैं, 1 नंबर पे पंखा अलग चलता है, 2 नंबर पे अलग चलता है, 3 पे अलग चलता है, तो वो हमें क्या करता है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। फिर ये आ गया वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर के साथ एक लगा दिया गया रेजिस्टेंस पैरेलल में। और एमीटर जो होता है वो करंट को नापता है, वोल्ट मीटर किसको नापता है, वोल्टेज को नापता है। तो ये बस एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन का डायग्राम आ जाता है 2-2 नंबर का, तो वो बनाना होता है। बात आती है यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस पता है बेटा, ओम होता है। बनाते कुछ ऐसे हैं ओम करके, ये होता है, जैसे 5 ओम दिया हुआ है तो 5 ओम लगा दिया, इसका मतलब ओम होता है। क्लियर है। अब अगर वो ओम को डिफाइन करना है तो अभी अभी हमने कहा ना, आर की वैल्यू क्या होती है, वी बाई आई। अगर तुम्हें 1 ओम डिफाइन करना है तो वी की वैल्यू क्या होगी, 1 वोल्ट हो जाएगी, और आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 एम्पियर हो जाएगी। तो देखो, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेट टू 1 ओम। 1 ओम होगा इफ 1 एम्पियर करंट flows through it when a potential difference of 1 volt is applied across the ends of the conductor। तो यहां से 1 ओम इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 वोल्ट आ जाएगा, और 1 ओम की वैल्यू आ जाएगी 1 वोल्ट पर एम्पियर। क्लियर है इतना, हर एक चीज समझ में आ गई। अब इसके बाद आता है वीआई ग्राफ। वीआई ग्राफ ये जो है 2-3 तरीके से पूछते हैं, तो सारे केस हम बना देते हैं अभी तुम लोग समझाते समय। एक तो आता है बेटा कि अगर V और I का ग्राफ बना है, ठीक है, यहाँ पे Y एक्सिस पे V है और X एक्सिस पे क्या है, करंट है, तो ये V और I का ग्राफ है। तो ओम्स लॉ में अगर ओमिक कंडक्टर है, ठीक है, ओम्स लॉ में मतलब 2 टाइप के कंडक्टर होते हैं, एक होता है ओमिक और एक होता है नॉन ओमिक। तो भैया नाम से ही समझ में आ रहा है, जो ओम्स लॉ को फॉलो करे, जैसे ये ओमिक रजिस्टर, जो ओम्स लॉ को फॉलो करे वो ओमिक, जो ओम्स लॉ को फॉलो ना करे वो क्या होगा, नॉन ओमिक होगा। क्लियर है। V और I का ग्राफ है तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन गया मान लो। अब यहाँ पे हमने क्या करेंगे, इसको 2 पॉइंट ले लिए। अब तुम ध्यान देना, यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछी जा रही है और V ग्राफ है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V अपॉन I होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर VI ग्राफ है तो वो स्लोप दे देगा, क्योंकि स्लोप का फॉर्मूला तुम 10th में हो तो पता भी होना चाहिए, चेंज इन Y एक्सिस अपॉन चेंज इन X एक्सिस होता है। ठीक है, लेकिन गेम कहां पलटता है, जहां पे I और V का ग्राफ होता है, क्योंकि स्लोप तब ये दे देगा, तब उस समय 1 अपॉन R जो होता है वो होता है स्लोप ऑफ IV ग्राफ। क्लियर है इतना। तो अगर मान लो यहां पे अगर VI ग्राफ दिया है, एक ग्राफ ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, ये 1 है ये 2 है, तो बताओ I के साथ जिसका एंगल छोटा है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। तो अगर एंगल I के साथ है ना, एंगल विद I एक्सिस या एंगल विद I अगर ये स्मॉल है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, स्मॉल होगा। ठीक है ना, ये चीज समझ में आई, क्लियर है ना इतना। तो ये यहाँ पे डायग्राम हो गया, अगर कौन सा ग्राफ है, VI ग्राफ है। इसका उल्टा होता है अगर IV ग्राफ है ना, ये किसके लिए बता रहे हैं, एंगल विद I होता है। जैसे मान लो यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस जो है किसका ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस पहले वाले का स्मॉल होगा, दूसरे वाले का ज्यादा होगा, तो R2 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा तुम लोगों को। क्लियर है इतना। एग्जाम्पल अभी आएंगे असाइनमेंट में, समझा दिया जाएगा, तुम्हें और अच्छे से समझ में आना चाहिए। फिर उसके बाद देखो, ये ओमिक है तो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, नॉन ओमिक है तो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। क्लियर है ना इतना, समझ में आ रहा है, चलो बढ़िया। फिर उसके बाद आता है सुपर कंडक्टर। तो जैसे सुपरमैन होता है ना, सुपरमैन के पास क्या होता है, बहुत ताकत होती है, ऐसे ही सुपर कंडक्टर होता है। कंडक्टर क्या करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करता है। ठीक, तो कंडक्टर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करता है। तो अगर वो इलेक्ट्रिसिटी को ज्यादा से ज्यादा फ्लो कर दे, इसका मतलब क्या है कि उसका रेजिस्टेंस क्या हो, बहुत कम हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है सुपर कंडक्टर। क्लियर है इतना।
अब बात आती है कि एक्सप्रेशन क्या होता है भैया रेजिस्टेंस का। तो देखो तुम्हें पहले बता दिया गया था कि आर जो होता है, आर प्रोपोर्शनल टू क्या होता है एल, और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है एरिया। अब अगर हम इन दोनों को मिलाएंगे तो ये हो गया एल बाई ए, प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी, कांस्टेंट लगेगा, तो ये हो जाएगा रो इंटू एल अपॉन ए। अब यहां पे जो रो होता है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है रेजिस्टिविटी। ठीक, तो रो जो होता है उसी को रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोला जाता है। तो यहाँ पे देख लो, रो को रेजिस्टिविटी बोलेंगे या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलेंगे। अब रेजिस्टिविटी को भी तो डिफाइन करेंगे, जो जो नई नई चीजें आएंगी उसको डिफाइन किया जाएगा। तो तुम लोग भी डिफाइन करो। तो यहाँ पे देखो R इक्वल टू क्या था, R इक्वल टू था रो इंटू एल अपॉन ए। तो रो की वैल्यू कितनी हो गई, R इंटू ए अपॉन एल। ठीक, अब अगर इसको डिफाइन करना है तो एरिया को अगर हम 1 मान लें, एल को भी 1 मान लें, तो रो जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, आर के इक्वल हो जाएगा। तो देखो रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, आर के इक्वल होगा कब, ऑफ दैट मटेरियल ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया हमेशा जब भी बोला जाता है तो किस में बोले जाएंगे, क्रॉस सेक्शन में बोला जाता है। तो रो की वैल्यू आ गई आर इंटू ए अपॉन एल आ गई। एसआई यूनिट बच्चे क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट देखो रेजिस्टेंस की ओम थी, एरिया की थी मीटर स्क्वायर, और अपॉन में था मीटर, तो 1 मीटर से मीटर गया, तो ये हो जाएगा ओम मीटर हो जाएगा। क्लियर है इतना। अब आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को कौन कौन से फैक्टर डिफाइन करते हैं। तो बेटा यहाँ पे देखो ये प्रोपोर्शनैलिटी से रो आया है, ठीक है ना। तो रो जो होता है वो केवल किस पे डिपेंड करेगा, नेचर पे और टेम्परेचर पे, दो चीजों पे डिपेंड करता है। लेंथ और एरिया से कोई लेना देना नहीं है, लेंथ एंड एरिया से इसका कोई लेना देना नहीं। ठीक, रेजिस्टिविटी का, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रो से और एरिया एल से और ए से कोई भी लेना देना नहीं है। परेशान मत होना कि सर ऐसे कैसे हो गया, कोई टेंशन नहीं है। तो ये पूरा क्लियर हुआ। अब यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब एक बार करते क्या है, थ्योरी खत्म कर लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल पे आएंगे तो लगातार न्यूमेरिकल करा देंगे तुम लोगों को, या 1-2 क्वेश्चन पहले देख लो चाहे तो। जैसे ये अब यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन है, थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि, 1 मिनट रुको बेटा। तो देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, ये जूम कर देते हैं ताकि समझ में आ जाए। कह रहा है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर लॉन्ग कॉपर वायर, है ना। तो लेंथ हमें दे रखी है, बहुत बढ़िया। लेंथ के बाद रेडियस भी तो गिवन है। तो तुम लोगों को जो दिक्कत होती है वो क्या होती है, यूनिट को चेंज करने में होती है। तो लेंथ की वैल्यू बेटा कितनी है, 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर को सबसे पहले एसआई यूनिट में बदलोगे तो कितनी हो जाएगी, 1000 मीटर हो जाएगी। रजिस्टिविटी हमें गिवन है और रेडियस भी गिवन है, तो रेडियस की वैल्यू कितनी है, 1 मिलीमीटर है ना। तो ये कितनी हो जाएगी, 1 इंटू 10 की पावर -3 मीटर हो जाएगी। एरिया हमारा कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो यहां से 3.14 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -3, तो ये जो है ये कितना आ जाएगा, 3.14 इंटू 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है इतना। एरिया की वैल्यू ये आ जाएगी। हमें क्या चाहिए, हमें तो रेजिस्टेंस चाहिए। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, रो इंटू एल बाई ए। मेथड समझ में आ रहा है, फॉर्मूले तक समझ में आया। यूनिट हमने चेंज करा के बता दी है, वैल्यू पुट करोगे तो तुम्हारा आंसर भी आ जाएगा। क्लियर है ना इतना। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन। अगले में कह रहा है कि गिवन वायर है, स्ट्रेच किया गया। यहां पे एक चीज जान लो तुम लोग, जैसे मान लो तुम लोग अभी तक जो फॉर्मूला जानते हो वो तो यही जानते हो ना, आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। इस पे क्वेश्चन बनता है और ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। अगर मान लो 2 डिफरेंट वायर है, ठीक है, एक मटेरियल एक ही है लेकिन 2 डिफरेंट है ना, अलग अलग वायर है। तो उस केस में
आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एल होता है। आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एरिया होता है। और एरिया जो होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, और अगर पाई भी तो कांस्टेंट ही है, तो यहाँ पे आ जाएगा आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर। और अगर डायमीटर कहीं कहीं दिया रहता है तो सीधे सीधे हो जाएगा डायमीटर का स्क्वायर। डी यहाँ पे डेंसिटी नहीं है, डायमीटर है, इतना ध्यान रखना। ठीक, ये बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद अगर मान लो एक ही वायर है, उस वायर को स्ट्रेच किया जा रहा है या कंप्रेस किया जा रहा है, ठीक है, तो उस केस में आर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एल स्क्वायर के। सब बदल जाता है, स्ट्रेच किया जाए, कंप्रेस किया जाए, या कहीं पे कुछ में कुछ ऐसा लग रहा हो कि वॉल्यूम उसका कांस्टेंट हो रहा है, ठीक है, कहीं पे अगर तुम्हें ऐसा लगे कि उसका क्या हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट हो रहा है, तो आर प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। और एरिया का स्क्वायर है तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, रेडियस की पावर 4, और ये तुम्हारा हो जाएगा डी की पावर 4। ठीक है, तो ये चारों चीजें तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेंगी। अगर तुम्हें देखो साफ साफ सिंपल सिंपल लैंग्वेज में कह रहा है कि स्ट्रेच किया जा रहा है या कंप्रेस किया जा रहा है, तब इधर वाले फॉर्मूले लगेंगे। अगर कह रहा है कि भाई दो डिफरेंट वायर हैं, अलग अलग हैं, तो उस समय क्या लगेंगे, इधर वाले फॉर्मूले लगेंगे। तो ये क्वेश्चन में तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा क्या था, कह रहा था गिवन वायर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम इज स्ट्रेच। तो देखो स्ट्रेच वर्ड आ गया ना, और जब स्ट्रेच वर्ड आया तो हमें समझ में आ गया कि क्या होगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इधर वाले फॉर्मूले लगेंगे। इसका मतलब आर प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे हमें इतना तो समझ में आई क्या, तो ये हो जाएगा आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। अब जब यहाँ से फॉर्मूला बनाओगे तो बनेगा R1 बाई R2 इक्वल टू L1 बाई L2 का होल स्क्वायर। R1 की वैल्यू 1 दे रखी थी, R2 निकालना था। L1 की वैल्यू कितनी है, कह रहा है कि स्ट्रेच करने पर डबल हो जा रहा है, तो L2 जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग L2 कितना हो जा रहा है, 2L1 हो जा रहा है। इतना ध्यान रखना तुम लोग, इन्होंने बोला है कि लेंथ की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, तो L2 की वैल्यू 2L1 हो गई। यहाँ पे ये हो गया L1 अपॉन 2L1 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन R2 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2 का होल स्क्वायर। डेट मीन्स R2 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 ओम आ जाएगी। ठीक है ना, तो ये चीज हमारी आंसर में आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, कह रहा व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ वायर 5 मीटर लेंथ, अ करंट ऑफ 1 एम्पियर प्रोड्यूस हो रही है। तो यहाँ पे देखो क्या है कि तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, करंट दे रखी है, तो वहां से पहले क्या निकाल लो, रेजिस्टेंस निकाल लो। V की वैल्यू कितनी थी, 5 और 2 वोल्ट थी और वो 1 था। V की वैल्यू थी 2 वोल्ट और ये था 1 एम्पियर, तो ये हो जाएगा 2/1। तो R की वैल्यू कितनी आ गई, 2 ओम आ गई। समझ में आया, R की वैल्यू कितनी हो गई, 2 ओम हो गई। अब इसके बाद तुम्हें लेंथ पता है और कह रहा रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर निकालना है। तो बताओ 5 मीटर लेंथ की, 5 मीटर लेंथ का रेजिस्टेंस कितना हुआ, 2 ओम। तो 1 मीटर लेंथ का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/5, डेट मीन्स 0.4 ओम पर मीटर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो ये चीज इसमें आ जाएगी, 0.4 ओम पर मीटर हो जाएगा। फिर कह रहा है रेजिस्टेंस ऑफ 2 मीटर का चाहिए, तो अब यहाँ पे 1 मीटर का आ चुका है, तो 2 मीटर का कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 0.4 इंटू 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.8 ओम आ जाएगा। फिर कह रहा द रेजिस्टेंस अक्रॉस इट्स एंड ऑफ द वायर इफ इट डबल ऑन इटसेल्फ। कह रहा है कि रेजिस्टेंस अक्रॉस इट्स एंड ऑफ द वायर है ना, क्या हो जाएगा, उसको हम क्या करते हैं, अपने पे डबल करते हैं। तो फिर से समझो भाई, जैसे कोई भी मान लो चादर होती है, उसको तुम अभी मान लो लेंथ L है, अगर तुम उसको अपने पे डबल करोगे
तो अपने पे डबल करोगे तो ऐसे ही तो होगी। तो अब लेंथ कितनी हो जाएगी, L/2 हो जाएगी। और एक ही चादर है, उसी को कंप्रेस किया जा रहा है ना, तो फॉर्मूला जो लगेगा वो कौन सा लगेगा, R प्रोपोर्शनल टू L²। तो यहाँ से आ जाएगा R2/R1 इक्वल टू L2/L1 का होल स्क्वायर। L2 की वैल्यू रखोगे L/2 और अपॉन में L का होल स्क्वायर, तो L से L गया, तो R2/R1 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। तो ये हमारी R2/R1 की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है। तो ये R2/R1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/4 आ गई। क्लियर है, चलो। तो ये तुम्हारे क्वेश्चन इस टॉपिक के कंप्लीट हो गए। अब आते हैं दूसरा जो टॉपिक था हमारा, वो था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से था। तो पहले यहाँ पे अब हमको समझना पड़ेगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता क्या है। ठीक, तो अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पे आते हैं। तो जैसे मान लो, इसको हटा दें सबको, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से पहले समझो कि भाई इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है। ठीक है, सेल जो होता है ना बेटा, इलेक्ट्रिक सेल होता है जो कि हमारा केमिकल एनर्जी को किस में चेंज करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, जो केमिकल एनर्जी को किस में चेंज करे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करे, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है इलेक्ट्रिकल सेल होता है। अब इसमें इलेक्ट्रिकल सेल में समझाना क्या है तुमको, कि कैसे कैसे यहाँ पर जनरेट होता है। तो होता क्या है, एक होता है हमारे पास एनोड, इसको ऐसे रोको, इलेक्ट्रिकल सेल देख लो, ऐसे जब हम बनाएंगे तो ऐसे होता है ये। एक हो गया यहाँ पे एनोड, और एक होता है यहाँ पे कैथोड। एनोड से कैथोड तक ये हमारा रेजिस्टेंस लगा दिया। ये जो हमने रेजिस्टेंस लगाया वो कैसा रेजिस्टेंस था, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था। ठीक है, अंदर क्या है, अंदर है इलेक्ट्रोलाइट, अंदर जो है, अंदर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। तो होता क्या है कि जहां से चार्ज निकला और इसको पूरे सर्किट में घूमना है ना, घूमना है और लौट के वापस भी तो आना है। तो यहां से घूम करके इसको क्या करना है, लौट के वापस भी आना है। तो देखो यहाँ पे W टोटल की अगर हम बात करें, तो W टोटल हमारा दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। किसमें किसमें, W एक्सटर्नल में प्लस W इंटरनल में। अब अगर हम इसको Q0 से डिवाइड करें, तो W टोटल अपॉन Q0 इक्वल टू हो जाएगा W एक्सटर्नल बाई Q0 प्लस W इंटरनल बाई Q0। तो W टोटल बाई Q0 जो होता है वो होता है कैपिटल E, W एक्सटर्नल जो होता है वो होता है कैपिटल V, और ये होता है स्मॉल v। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF ऑफ द सेल। ठीक है, केवल डेफिनेशन से समझ में ना आता तुमको, इसलिए हमने पूरा डायग्राम बना करके समझाया। V कहलाता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और स्मॉल v जो होता है इसी को बोला जाता है वोल्टेज ड्रॉप। बात समझ में आ रही है, एक एक चीज समझ में आ रही बेटा। देखो क्या होता है, एनोड और कैथोड रखें, एनोड से एक चार्ज जाएगा पूरे कैथोड के पास और वापस भी तो आना चाहिए, क्योंकि पूरा कंप्लीट पाथ होता है। तो जब कंप्लीट पाथ होगा तो एक्सटर्नल तो हम लोग लगा रहे हैं, इंटरनल तो कंपनी बना के देगी ना। जैसे मान लो एवर रेडी की है और निप्पो के आते हैं सेल, अलग अलग कंपनियों के आते हैं, तो वो क्या करते हैं, ऐसा तो है नहीं तुम घर में बैठ करके एक वो ले लोगे, बीकर ले लोगे, उसमें एनोड और कैथोड, इतना दिमाग थोड़ी ना है, ना इतना मेहनत करेंगे हम लोग। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग एक Q0 चार्ज को ऊपर से नीचे तक मूव कराएंगे और कैथोड से एनोड तक लेके आएंगे। तो ये E हो जाएगा EMF ऑफ द सेल, कैपिटल V हो जाएगा टर्मिनल PD, स्मॉल v हो जाएगा वोल्टेज ड्रॉप। क्लियर है इतना। अब इसके बाद इसको सर्किट में कैसे दिखाते हैं, तो सर्किट में कैपिटल E होता है कि एक बड़ा डंडा बना दो, एक छोटा, बड़ा वाला प्लस, छोटा वाला माइनस, माइनस के पास ही एक रेजिस्टेंस दिखाया जाता है।
इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस और इसको बोलते हैं ईएमएफ। और ये यहाँ पे एक्सटर्नल जो होता है, इसके जो दो पॉइंट होते हैं, इन्हीं के बीच का जो पोटेंशियल होता है ये कहलाता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ का जो पोटेंशियल होता है ये कहलाता है वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, एक एक चीज समझ में आ गई। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब इसके बाद यहीं से 3-4 फॉर्मूले बनते हैं हमारे। तो पहले तो इसको थ्योरी फॉर्म में समझ लें, फिर बताते हैं तुम्हें। तो द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? तो द ईएमएफ ऑफ अ सेल इज डिफाइंड एज द एनर्जी स्पेंट या वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पूरे चार्ज को कहां से? पॉजिटिव चार्ज से अराउंड द कंप्लीट साइकिल ऑफ द सेल, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल, दोनों बोले गए हैं, इसीलिए वहां पे कीवर्ड है। तुम लोग कहते हो टीचर नंबर काट लेता है, काटता नहीं बेटा, गलत लिखा होगा तभी काटता है। कोई भी टीचर की किसी से दुश्मनी नहीं है, वो क्या करेगा, नंबर देना चाहता है। बोर्ड में भी नंबर देना चाहते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है, लेकिन जब कुछ लिखोगे ही नहीं यार तो कहां से नंबर दे देंगे, तुम खुद ही सोचो। ठीक है ना, तो ये चीज इतनी होती है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो ही गया, E इक्वल टू W/Q हो गया। टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है? टर्मिनल होता है केवल एक्सटर्नल के क्रॉस। तो द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ सेल इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। समझ में आ रहा है? एक दो पेज आगे पीछे कर रहे हैं हम। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज अराउंड द सर्किट कनेक्टेड, ब्रैकेट में क्या लिखा है? एक्सटर्नल सर्किट, बाहर वाले सर्किट के लिए। वोल्टेज ड्रॉप किसके लिए होता है? अंदर वाले की वजह से। अंदर होता किसकी वजह से? अंदर होता है इलेक्ट्रोलाइट की वजह से। क्लियर है इतना? तो वही सारी इक्वेशनें वहां पे दी गई हैं, समझ में आ रही हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? अच्छा अब ये समझो भाई, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे ये देखो बताया था ना, ये स्मॉल आर जो था ये क्या था? इंटरनल रेजिस्टेंस था ये। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ अंदर की वजह से आया है ना। तो इंटरनल रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करेगा। तो वही चीज इंटरनल रेजिस्टेंस लिखी थी, जब चार्ज बीकर के अंदर कैथोड से एनोड तक जाता है या इलेक्ट्रोलाइट से पास होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट उसके पाथ को या फ्लो को क्या करता है? अपोज करता है। तो वो क्या प्रोवाइड करता है? एक इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। अब तुम ये बताओ, जैसे मान लो कि सेल हम खरीद के लाते हैं अपनी दुकान के अगल बगल से, कहीं से सेल खरीद के लाते हैं, उसको तुम टीवी के रिमोट में भी लगाते हो, है ना, कभी कभी एसी के रिमोट में भी लगा लेते हो, या कहीं कोई खिलौना विलौना होता है, टॉय होते हैं, तो वहां पे भी लगा लेते हो। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो तुम दे रहे हो, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस कौन दे रहा है? कंपनी दे रही है ना। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कंपनी दे रही है, तो वो हर सेल में क्या होगा? कांस्टेंट होगा। जैसे मान लो एक पैकेट खरीद के लाए, मान लो 2 सेल तुमने टीवी में लगा दिए, 2 एसी के उसमें लगा दिए, तो भाई इंटरनल तो कंपनी बना के दे रही है ना, उसमें तो तुम चेंज कर नहीं रहे हो। तुम किस में चेंज कर रहे हो? तुम एक्सटर्नल में चेंज कर रहे हो। कभी उसको टीवी से लगा दे रहे हो, कभी कहां से लगाते रहो? एसी से लगा दे रहे हो। तो एक्सटर्नल हमारे हाथ में है, लेकिन इंटरनल किसके हाथ में? वो तो कंपनी के हाथ में। तो इसीलिए कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो इंटरनल और ईएमएफ ये वैल्यू क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। ठीक है, इतना ध्यान रखना तुम लोग। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कौन ऑफर करता है? इलेक्ट्रोलाइट ऑफर करती है। कौन सी इलेक्ट्रोलाइट? जो इनसाइड द सेल होती है, जो इनसाइड द सेल करंट को फ्लो करने से रोकती है। क्लियर है ना इतना? तो ये चीज यहाँ पे समझ में आ गई। अब इसके बाद रिलेशन बनाना है किसमें? ईएमएफ में। ईएमएफ में बताना है, टर्मिनल वोल्टेज में बनाना है, और इंटरनल रेजिस्टेंस में बनाना है। तो देखो ये सर्किट हो गया, ई हो गया, और स्मॉल आर माइनस के पास दिया जाता है, वी ये हो गया। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? आर प्लस आर। तो ई का फॉर्मूला क्या होता है? आई इंटू आर प्लस आर। तो यहाँ से आई की वैल्यू कितनी हो गई? ई अपॉन आर प्लस आर आ गई। समझ में आया? एक एक चीज समझ में आ गई ना। तो यही चीज यहाँ पे होती है। फिर आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस, ये इंपॉर्टेंट है। तो फैक्टर देख लो, फैक्टर क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस में याद कर लो, लार्जर द सरफेस एरिया, अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा इलेक्ट्रोड का, ठीक, तो यहां पे देखो, लार्जर द सरफेस एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड लेस इज द
इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, लेस होता है। मोर द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस क्या है, अगर ज़्यादा है तो इसको तुम सबसे अच्छा समझना है तो एक ये डायग्राम बना लो, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस जहाँ से आया है उसी को समझोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। ये एनोड है और ये क्या है, कैथोड है। अब कह रहा अगर सरफेस एरिया इलेक्ट्रोड का ज़्यादा है तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अगर इनके बीच की डिस्टेंस ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। हाइयर द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अगर इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो उस समय भी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर टेम्परेचर इलेक्ट्रोलाइट का ज़्यादा है, ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, लेस हो जाएगा। क्लियर है, इतना समझ में आ गया, तो इस बात का ध्यान रखना। तो अभी तक इलेक्ट्रिक सेल समझ में आया पूरा, कहीं पर कोई डाउट तो नहीं है ना बच्चे। अब इलेक्ट्रिक सेल के बाद हम लोग बात करेंगे किसकी, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स की। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स देख लो क्या है। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स की बात करें तो हमारे पास ये कॉम्बिनेशन इसके आते हैं। कौन कौन से आते हैं, सीरीज, पैरेलल और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन एक साथ समझा देते हैं तुमको। जैसे मान लो कि एक कॉम्बिनेशन है तो एक तरफ हमने लिख दिया सीरीज कॉम्बिनेशन, और एक तरफ हमने लिख दिया पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज में बच्चे क्या होता है कि अगर एक जगह से दूसरी जगह जाने का केवल एक ही रास्ता है तो वो कहलाता है किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में कहलाता है। तो इस वाले कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है हर रजिस्टर के क्रॉस वो क्या रहता है, सेम रहता है, और जो वोल्टेज रहता है वो क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो जब वोल्टेज वेरिएबल होता है तो V इक्विवेलेंट की वैल्यू आती है V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक। और V इक्विवेलेंट यहाँ से निकालेंगे तो ये आ जाएगा I इंटू आर इक्विवेलेंट। V1 हो जाएगा I इंटू R1, V2 हो जाएगा I इंटू R2 और V3 हो जाएगा I इंटू R3। अब अगर हम I कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हमारा अच्छा सा फॉर्मूला तैयार हो गया। I से I कैंसिल हो गया, R इक्विवेलेंट की वैल्यू ये आ जाएगी R1 प्लस R2 प्लस R3 आ जाएगी। समझ में आया। और पैरेलल में बेटे क्या होता है, पैरेलल में ऐसे लगे होते हैं, तीन रेजिस्टेंस मान लो ऐसे लगे हुए हैं। तो अगर ऐसे लगे हुए हैं तो इस केस में हर रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज जो रहता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। वोल्टेज सेम है तो करंट की वैल्यू क्या होगी, वेरिएबल होगी। करंट की वैल्यू वेरिएबल है तो जो चीज वेरिएबल होती है वहीं से चालू करते हैं। तो I की वैल्यू आ गई I1 प्लस I2 प्लस I3। I हो जाएगा V अपॉन आर इक्वलेंट इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। तो यहाँ से जब आएगा तो आ जाएगा 1 अपॉन आर इक्वलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ठीक। तो ये चीज यहाँ से समझ में आ जाएगी। आर इक्वलेंट दोनों का आ गया, तो ये बातें याद रखनी तुम्हें। अब देखो सीरीज कॉम्बिनेशन जो लिखा हुआ है, जो चीज़ें वैसे समझ सकते हो तुम्हारे सामने लिख करके वो तुम्हारे सामने लिख, तो थोड़ा समझ में भी तो आए बेटा। ये तो है नहीं कि केवल वीडियो बना के चले जाएं, समझ में ना आए। समझ में आनी चाहिए, तभी तो अपने अपने दोस्तों को बताओगे कि वहाँ पर एक धीरज सर हैं जो समझा देते हैं एक बार में। तो देखो यहाँ पे दो कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन पहले समझते हैं। ये R1 है, ये R2, ये R3। तो देखो ये प्लस है, ये माइनस। रूल क्या होता है, अगर करंट को प्लस से माइनस जाने का केवल एक ही रास्ता है, ठीक है, केवल सिंगल वे है, तो वो हमारा किसमें कहलाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। जैसे देखो यहाँ प्लस टर्मिनल से माइनस जाने का मजबूरी में एक ही रास्ता है, तो वो किसमें होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। फिर उसके बाद अब इसमें याद क्या रखना है, करंट एज अ सिंगल पाथ फॉर इट, ना सिंगल पाथ लिखा हुआ है। फिर उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो सीरीज में जो मेन पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, V हर क्रॉस क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू R होगा। जैसे मान लो एक लगाए
ये लगे, एक लगाए 2 ओम का, एक लगाए 4 ओम का, ये लगाए 6 ओम का। तुमसे पूछा जाए वोल्टेज सबसे ज़्यादा किस में होगा, तो वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू आर होता है, तो वोल्टेज अक्रॉस 6 ओम, 6 ओम जो होगा वो क्या होगा, हाई होगा, लार्जेस्ट होगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ होती है। फिर उसके बाद V की वैल्यू आ गई, V1 प्लस V2 प्लस V3 आ गई। क्लियर है ना। फिर अब एक्सप्रेशन क्या है भैया, V इक्वल टू होता है IR, तो V1 की वैल्यू हो जाएगी IR1, V2 की हो जाएगी IR2, और जो टोटल पोटेंशियल होता है वो किसके इक्वल होता है, सबके सम के इक्वल होता है। इतना ध्यान रखना है तुम्हें। यहाँ से अगर हमें रिजल्टेंट तो ये आ गया R सीरीज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर ये बताओ अगर सारे के सारे सेम वैल्यू के हों तो R सीरीज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, N इंटू R हो जाएगी। आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन भी कराए गए हैं ताकि समझ में आ जाए तुम्हें। एक वन शॉट का मतलब बेटा ये है, थोड़ी सी लंबी हो रही वीडियो हम समझ रहे हैं, लेकिन कुछ स्किप भी तो नहीं कर सकते। थोड़ा तो हम लंबा खींच नहीं रहे हैं कि वहाँ कॉमेडी करें, लेकिन मजबूरी में कुछ चीज़ें तो करानी है ना। अब देखो कह रहा है 3 रेजिस्टेंस हैं, कौन कौन से हैं, 2 ओम 3 ओम 4 ओम, आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में लगे हुए हैं। आर सीरीज क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 2 प्लस 3 प्लस 4, 2 प्लस 3 प्लस 4, ये कितना हो जाएगा, 9 ओम आ जाएगा। समझ में आया। कह रहा 50 रजिस्टर ईच ऑफ 4 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, इक्विवेलेंट पूछा गया है तो सीधे N इंटू आर कर लेना, तो 50 इंटू 4 आ जाएगा। फिर कह रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज मोर देन द हाईएस्ट वैल्यू कनेक्टेड। देखो जब सीधे सीधे ऐड हो रहा है, जैसे 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 4 ओम, तो 4 3 7 2 9, रिजल्टेंट कितना आया, 9 ओम आया। तो ये जो 9 ओम है ये 2 से भी ज़्यादा होगा, 3 से भी, 4 से भी, तो इतना तो होगा ही होगा। वही नोट में एक पॉइंट पूछा गया है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, 4 ऑप्शन दे देंगे तुम्हें, एमसीक्यू टाइप बनाना होगा, कहेंगे कि पहले से ज़्यादा होता है, दूसरे से कम होता है, क्या सबसे कम होता है, या सबसे ज़्यादा होता है, या नन ऑफ द अबव। तो तुम्हें यहाँ पे बताना है कि सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखनी है। फिर आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल में देखो अगर एक जगह से प्लस से माइनस जाने का, यहां तक तो एक ही था, इसके बाद अलग अलग रास्ते हैं, तो ये सारे रास्ते हमारे किस में कहलाते हैं, पैरेलल में कहलाते हैं। तो V की वैल्यू यहां पे क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ पे द पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। ये चीज बताई गई है। ठीक, समझ में आया। ठीक, फिर उसके बाद करंट कह रहा है, करंट जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। I जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, R के, जिसका रेजिस्टेंस कम है उसके अक्रॉस करंट क्या होगी, ज़्यादा होगी, और सबको सम करके आंसर आएगा I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। एक्सप्रेशन के लिए देखते हैं, एक्सप्रेशन वही है, देखो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तुम लोग यहाँ से स्टार्ट करोगे I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 से, और उसके बाद करते हुए ले आओगे इसको। ठीक, फिर इसके बाद इन जनरल अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1/R इक्वल टू 1/R1 R2 1/R3 ऐसे ऐसे चलता रहेगा। केस कब बनता है, अगर यहाँ पर इफ ऑल रजिस्टर ऑफ सेम वैल्यू के लगा दिए जाए, तो 1/RP हो जाएगा 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस n टाइम्स, तो RP की वैल्यू आ जाएगी R/n आ जाएगी। ठीक, कह रहा इफ 3 रजिस्टर्स ऑफ 2 ओम 6 ओम 12 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज गिवन बाई, तो 1/RP हो जाएगा 1/R1 1/R2 1/R3। तुम्हें दिए हुए थे 2 6 और 12 के, तो यहाँ से बच्चे गलती क्या करते हैं ये हम बता देते हैं। वो लोग इधर तो लिखते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इधर कुछ लिखते नहीं जल्दीबाजी में, तो जब फाइनल आंसर जैसे इनका 9/12 आया तो इतने पे ही चिल्लाने लगते हैं कि सर 9/12 आंसर होगा, जबकि इधर बेटा 1/RP चल रहा है ना, तो इसको भी आपको आखिरी में आकर के रिवर्स करना पड़ता है। ये मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं जितना कि मैं जानता हूँ। तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद देखो इसी का क्वेश्चन है,
कह रहा है 50 रजिस्टर्स ईच ऑफ 2 ओम। तो 50 रजिस्टर हैं 2 ओम के हैं, तो पैरेलल में कनेक्ट किए जाते हैं। पैरेलल में क्या होता है, R बाई एन होता है ना। तो यहां से R की वैल्यू कितनी है 2 और ये कितना है 50, तो यहां से ये वैल्यू 0.04 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आखिरी पॉइंट नोट का कि अगर यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो आता है तो वो क्या आता है, सबसे कम आता है। इतना ध्यान रखना है आपको। आरपी की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, R बाई एन आ जाएगी। फिर उसके बाद क्या है, नोट में ये है कि अगर 2 रजिस्टर लगे गए हैं तो फॉर्मूला ये निकल के आता है जो कि तुम लोगों को पता होगा। तो आरपी की वैल्यू आती है R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। इसका मतलब अगर 2 लगे हुए हैं पैरेलल में तो ऊपर होता है प्रोडक्ट और नीचे होता है सम। ठीक, ये चीज होती। अब इसके बाद इसके क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखो, 3 क्वेश्चन तो हो ही गए थे। अब इसके बाद यहां पर ये तुम लोगों को क्वेश्चन करने थे, तो क्वेश्चन यहाँ पे करे गए। 3 क्वेश्चन हो गए थे, चौथे क्वेश्चन से देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। एक ये दिया हुआ है 2 ओम और 3 ओम, ये किसमें है, पैरेलल में है। तो पहले जो तुम्हें टफ लग रहा हो वहां से क्या करोगे, सॉल्यूशन बनाओगे इसका। तो ये पूरी थ्योरी समझ में आई बेटा इसको। अब इसके बाद इसके न्यूमेरिकल जो है वो अलग वीडियो में हम तुम्हें भेज देंगे, वहां से ये सॉल्व किए जाएंगे तो मजा आएगा। नहीं तो क्या होगा, लगातार वीडियो चल रही, लंबी चल रही है, देंगे एक ही दिन में। एक दिन में उस दिन 2 वीडियो आएंगी। पहली वीडियो जो होगी वो थ्योरी की होगी, पूरा प्रॉपर उसमें थ्योरी कवर करिए। उसके बाद आकर के यहाँ पे न्यूमेरिकल लगाएंगे हम लोग। ठीक है, चलो ओके। ये दे रखा है, तो देखो यहाँ पे ये 2 और 3 ये हमारा किसमें, ये जो होगा ये हमारा हो जाएगा पैरेलल में। तो 2 और 3 का तो तुम अलग से निकालोगे, तो 1/r इक्वलेंट हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3। ठीक है, यहां से जब करोगे तो एलसीएम बच्चे हो जाएगा 6 और ये हो गया 3 + 2। तो यहां से r इक्वलेंट की वैल्यू जो आएगी वो हमारी कितनी हो जाएगी 6/5, डेट मीन्स 1.2 हो गई। ठीक, अब जो ये 6 ओम है ये तो वैसे ही लगा हुआ था, इन दोनों का इक्विवेलेंट यहाँ पे ये आ गया। तो ये 6 हो गया और ये कितना हो गया 1.2 हो गया। तो ओवरऑल बच्चे कितना आया 7.2 ओम आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतना। अब देखो ये सेकंड वाला, ये 6 और ये 6 ये किस में होंगे, ये तो सीरीज में होंगे ना। अगर एक लाइन में है तो वो किस में है, सीरीज में है। तो ये 6 और 6 कितना हो जाएगा 12। तो ये हमारा ये 12 हो गया और ये हमारा नीचे कितना बचा 6 बचा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/12 प्लस 1/6 ये 1/r के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारा 12 हो गया, ये आया 1 + 2। तो यहां से r की वैल्यू हो जाएगी 12/3, डेट मीन्स कितनी हो जाएगी 4 ओम हो जाएगी। इसका सॉल्यूशन जो है आगे किया हुआ है हमने, तो वहां से तुम लोग देख लेना, समझाने के लिए बता रहे हैं तुम लोगों को। तो ये वहां से ये आंसर देखो तुम्हें 7.2 और ये होंगे, ये तुम्हें एकदम बकायदा वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे की तरफ तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर अब अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन के लिए देखो करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 4 रेजिस्टेंस है, कह रहा है 4 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम आर ज्वाइंट एंड टू एंड टू फॉर्म अ स्क्वायर ABCD। एक ABCD का फॉर्मेशन ये लोग कर रहे हैं, ABCD, और चारों की वैल्यू कितनी है 2 ओम है। तो ये भी 2 ओम हो गया, ये भी 2 ओम हो गया, इधर भी 2 ओम और ये भी हमारा कितना हो गया 2 ओम हो गया। अब A और B के बीच पूछा गया है एडजेसेंट कॉर्नर, तो एडजेसेंट कॉर्नर तो हो गए A और B। तो देखो ये तुम्हारा 2 2 2 किस में हो गया, ये हो गया सीरीज में। तो 2 + 2 + 2 कितना हो गया 6 और ये हमारा कितना हो गया 2 हो गया। तो 6 और 2 जो हुए वो किस में हुए, पैरेलल में हुए। तो ये आ जाएगा 6 × 2 / 6 + 2।
तो ये आ जाएगा 12/8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर कितना आ गया, 1.5 ओम आंसर आ गया। क्लियर है इतना। 6 क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इतना, हमें सी और डी के बीच निकालना है। तो देखो जब सी और डी के बीच निकालना है बच्चे, तो ये वाले तो फालतू के हो गए। अब सी और डी निकालना है तो ये तीनों तुम्हारे किस में हो जाएंगे, सीरीज में होंगे ना। तो 3 3 3 ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो सी और डी के बीच एक तो ये है और एक हमारा है ये, तो एक है 3 ओम का और एक कितने का है, 9 ओम का है। ठीक, तो 3 और 9 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/9। तो यहां से ये आ जाएगा 3 प्लस 1, तो 4/9 हो गया। और रिवर्स करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 9/4। तो 2.25 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। 6 क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन क्या है बेटा, 7th क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, अ सेल ऑफ ईएमएफ, एक सेल है जिसकी ईएमएफ की वैल्यू कितनी है। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। एक सेल की वैल्यू कितनी है, 1.45, इंटरनल कितना है 1 ओम का, इज कनेक्टेड टू द रजिस्टर ऑफ 4 ओम। तो 4 ओम के रजिस्टर पे ये कनेक्टेड है। तो एक ईएमएफ हो गया 1.5 का, इंटरनल कितने का हो गया 1 ओम का। तो ये डायग्राम बनाया करो। और कनेक्टेड टू रजिस्टर इतना, तो 4 ओम और ये 20 ओम, ये ऐसे कनेक्टेड हो गए। अब कह रहा है कि हमें टोटल करंट चाहिए, तो करंट चाहिए तो बेटा ये तुम्हारे किस में हो गए, सीरीज में हो गए ना। तो 4 और 20 कितना हो गया, 24। तो ये तुम्हारा आ गया 24 आ गया। और ये कितना था, 1 ओम था, और ये कितना था 1.5 था। तो यहां से जब आई निकालेंगे तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई अपॉन आर प्लस आर होगी। तो ये तुम्हारा हो गया, ई की वैल्यू कितनी है 1.5, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू हो गई 24 प्लस 1। तो ये आ गया 1.5 अपॉन 25। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.06 एम्पियर आ जाएगा। फिर कह रहा पीडी अक्रॉस ईच रजिस्टर, हमें पीडी चाहिए, तो करंट तो आई गई ना 0.06। तो V जब निकालना है तो करंट इंटू रजिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 0.06 इंटू 4। तो यहां से तुम्हारा 0.24 आ जाएगा, और यहां से करोगे तो 0.06 इंटू 20 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1.20 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है ना। फिर कह रहा है पीडी अक्रॉस सेल निकालना है, तो सेल के अक्रॉस निकालना है, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, V इक्वल टू क्या होता है, E माइनस आई आर। थर्ड पार्ट में यहाँ पे देखो कर दे रहे हैं, थर्ड पार्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा V इक्वल टू ई माइनस आई आर हो जाएगा। तो ये आ गया 1.5 माइनस 0.06 इंटू 1। तो ये आ गया 1.5 माइनस 0.06, तो ये कितना हो गया 1.44 वोल्ट हो गया। समझ में आया। फिर कह रहा वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, तो वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, स्मॉल v हो जाएगा I इंटू स्मॉल r। तो 0.06 इंटू कितना है 1, तो ये आ गया 0.06 वोल्ट। सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं बेटा तुम लोगों को, कैसे पिक करोगे, कैसे सर्किट, कोई भी आएगा सर्किट तो सबसे पहले बनाना ही बनाना है, बिना उसके बनाए होगा नहीं। ठीक है, अगले पे आते हैं। 7वां हो गया, 8वां देख लो। 8वें में क्या है, कह रहा है अ सेल ऑफ ईएमएफ इतना एंड इतना, और यहां पे तुम्हें क्या क्या निकालना है, ई और आर निकालना है। तो देखो दो कंडीशन दे रखी हैं, ठीक है, दो कंडीशन तुम्हें दे रखी हैं। तो एक बार फॉर्मूला तो यही लगेगा, V इक्वल टू ई माइनस आई आर। देखें क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है E और I इतना है, करंट इतना है, व्हेन इट्स कनेक्टेड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस H। तो यहां पे एक्सटर्नल वाला फॉर्मूला लगाओ, तो I इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर लगेगा। ठीक, अब I की वैल्यू देखो, पहले वाले केस में कितनी थी, 1 एम्पियर थी जब 1.9 था, तो 1 एम्पियर थी जब ये कितना था 1.9 प्लस आर। ठीक है, और 0.5 एम्पियर थी जब ये हमारा कितना था
जब था ये 0 इतनी, जब 3.9 था, तो ये 3.9 प्लस आर। तो देखो दो इक्वेशन बन गई, एक और ये दूसरी, दोनों को अपॉन कर दो बेटा, सबसे सिंपल। तो इसको जब करोगे तो ये तुम्हारा आ गया 5 2 जा 10, ई से ई कैंसिल हो गया, तो यहां से आया 2 इक्वल टू 3.9 प्लस आर अपॉन 1.9 प्लस आर। ये बात समझ में आ रही है? तो यहां से ये अब हलवा क्वेश्चन बन गया, 3.9 प्लस आर, तो ये तुम्हारा हो गया 3.8 प्लस 2r इक्वल टू 3.9 प्लस आर। 2r से r को इधर भेज दिया, तो 2r माइनस आर इक्वल टू 3.9 माइनस 3.8, तो r की वैल्यू आ गई 0.1। तो स्मॉल r की वैल्यू कितनी आ गई? 0.1 ओम आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतना? फिर देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, कह रहा है कि टोटल ए और बी के बीच हमें पता है कितना है, 4 ओम है। तो ये तुम्हारा कितना हो गया, 4 और 8 12, और ये कितना हो गया 5 प्लस एक्स, यही तो हुआ। तो एक हमारे पास हो गया 12 का, और ये कितना हो गया, एक हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, एक हमारे पास हो गया 12 का, और एक हो गया 5 प्लस एक्स का। यहाँ तक तो समझ में आ ही चुका है। अब हमसे ये बोल रहा है कि ए और बी के बीच जो इक्विवेलेंट है वो कितना है, वो है हमारा 4 ओम का। तो यहां तक तो ये हुआ। अब 1 बाई आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है, 4 दे रखी है, ये 12, ये हो गया 5 प्लस एक्स। क्लियर है इतना? ये इसको इधर भेजोगे तो आ जाएगा 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 12 इक्वल टू 1 बाई 5 प्लस एक्स। एलसीएम कितना आया 12, ये हो गया 3 माइनस 1, तो 1 अपॉन 5 प्लस एक्स आ गया। तो ये हो गया 2 बाई 12 इक्वल टू 1 अपॉन 5 प्लस एक्स। तो ये हो गया 2 इंटू 5 प्लस एक्स इक्वल टू 12, तो आ गया 10 प्लस 2x इक्वल टू 12। तो 2x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 12 माइनस 10, मतलब 2x की वैल्यू हो गई 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 1 ओम आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन तुम्हें मिल जाएगा, इसका परेशान मत हो। अगर तुम्हें नहीं नोट कर पा रहे हो, मेन समझाने के लिए न्यूमेरिकल जब तक समझोगे नहीं करंट इलेक्ट्रिसिटी के, चाहे 100 क्वेश्चन कर लो, लेकिन समझ समझ के करना पड़ेगा, ठीक है। सॉल्यूशन तुम्हें हर बुक में मिलेगा, ऐसा नहीं कि नए क्वेश्चन कोई आ जाएंगे, हम भी किसी ना किसी बुक से ही तो लेकर के आए होंगे। तो इतना तुम सोचो कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए काट पीट करके इतने लाए हम, ठीक है ना। अब देखो 10वां है, कह रहा 3 रजिस्टर हैं, कौन कौन से, 6 3 और 2, इनको एक साथ लगाया गया सो दैट द टोटल रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन 6 ओम, ठीक है, बट लेस देन 8 ओम। ड्रॉ द डायग्राम टू शो दिस अरेंजमेंट है इतना। अब कह रहा है 6 से तो ज़्यादा होना चाहिए, और 3 और 2 से क्या होना, मतलब इससे ही है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम जान लो इतना कि तुम्हारे पास है 6 3 2, इसका जो आर इक्वलेंट आना है वो क्या है, 8 से कम चाहिए और इससे ज़्यादा चाहिए। तो अगर 6 से ज़्यादा चाहिए तो 6 को तो सीरीज में ही लगाएंगे, क्योंकि 6 से ज़्यादा चाहिए, और इन दोनों को किस में लगाया जाए, इन दोनों को लगा दिया जाए पैरेलल में, तभी मामला बन सकता है। तो ये हो गया 3 और ये हो गया 2। अब 3 और 2 का कितना होता है, 1 बाई आर इक्वल टू 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 2। ये तुम ऐसे सोचोगे कि भाई 6 से ज़्यादा लाना है, तो 6 तो सीरीज में आएगा ही आएगा, उसके बाद देखा जाएगा। और तीनों से कम ही लाना था, क्योंकि 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 2 11, तो उससे कम लाना था। तो यहाँ पे 3 और 2 जो होगा उससे कम लाओगे तो इनको पैरेलल में लगा दिया। अब ये 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 2 6 एलसीएम हो गया, ये हो गया 2 प्लस 3, तो आर की वैल्यू आ गई 6 अपॉन 5, डेट मीन्स हो गई 1.2। तो देखो 6 तो लगा ही हुआ था, ये 1.2 और लग गया, तो ये ओवरऑल कितना हो गया, 7.2 ओम आंसर आ गया। क्लियर है, एक एक चीज समझ में आ रही है। आंसर नंबर 10 क्लियर हुआ। तो अब हमें क्या है कि ये वाला जो पूरा पार्ट था, इसकी हमें एक एक कॉन्सेप्ट पता चल गया, ठीक है। अभी इसके बाद ये होम असाइनमेंट है, ये तुम लोग अभी लगाओगे, तो अगली जो वीडियो होगी उसमें कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि तुम लोगों का एक एक चीज़ बता दी जाए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग।
जूम कर देते हैं ताकि स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग। हाँ अब ले लो, डन हो गया स्क्रीनशॉट। अब इसके बाद इसका ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, ये होम असाइनमेंट है, ये अगर लगा लोगे तो ये जितना भी पार्ट बताया गया है सब कुछ समझ में आ जाएगा। सॉल्यूशन के साथ है तो उसकी टेंशन ना लेना। अब तुम्हारा बचा क्या, एक टॉपिक बचा हुआ है इलेक्ट्रिक पावर एंड हाउस होल्ड सर्किट। तो हाउस होल्ड सर्किट में और इलेक्ट्रिक पावर जो है ये तुम्हारा एक ही साथ करा दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि आज एक दिन के हिसाब से फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा और कभी भी ओवर टाइम नहीं करना चाहिए तुम लोगों को, क्योंकि और सारे सब्जेक्ट भी तो हैं। तो इसलिए तब तक के लिए बेटा गुड बाय, टेक केयर ऑफ यू। और अपने अपने दोस्तों को बता दो यार, इतनी मेहनत हो रही है तो अपने अपने दोस्तों को बता दो कि किसी का तो अगर भला ही हो जाए और हमें भी थोड़ी लगे कि हाँ हमारे पे चैनल पे थोड़े बच्चे तो देख ही रहे ना सीरियसली। हमें केवल सब्सक्राइबर काउंट से मतलब नहीं होता है, सब्सक्राइबर काउंट हमारे भले ही कम रहे, लेकिन अगर बच्चा लाइक कर रहा है ना, और पूरी पूरी वीडियो पता चल रही कौन देख रहा है, कौन केवल हम यहाँ पे व्यू खरीद रहे हैं, ये सब काम है नहीं, जितने भी हैं सब ऑर्गेनिक हैं। तो हमें पता चले ना कि कोई भी बच्चा आता है तो कम से कम समय बिता के जाता है, मतलब पढ़ता ही होगा ना। मेन तो ये है कि किसी का तो भला हो, कोई पैसे की वजह से ना रुक जाए कि उसकी तैयारी नहीं हो रही, क्रैश कोर्स नहीं करा पा रहा वो। ठीक है, तो तब तक के लिए बेटा गुड बाय, टेक केयर ऑफ यू, बाय बाय।